तो स्टूडेंट, आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? हम लिखे हैं द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम एट द सरफेस ऑफ सेपरेटिंग द टू मीडियम। एयर हम लोग जानते हैं, एयर से लाइट पास होता है, वाटर से भी लाइट पास होता है, ग्लास से भी लाइट पास होता है। तो अगर एयर से लाइट वाटर में जाए या फिर वाटर से लाइट एयर में जाए या एयर से ग्लास में जाए या ग्लास से वाटर में जाए, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, यानी कि दो मीडियम होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो अगर इसमें लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो वो पॉइंट पोर्शन जहाँ पे दोनों मीडिया अलग अलग होता है, मतलब इसके ऊपर एयर है, इसके वाटर है, तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे सरफेस ऑफ सेपरेटिंग द टू मीडिया। मीडिया जो वर्ड है मीडियम का प्लूरल है। मीडियम मतलब एक मीडियम, एक मीडियम, और यहाँ मीडिया मीन्स टू या उससे ज़्यादा मीडियम। तो जब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये बेंड होता है, और इस बेंड होने के घटना को, बेंड होने के इंसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो ये जो एक्चुअली यहाँ जो हम फिगर दिखाए हैं, तो ये रे ऑफ लाइट इस पोर्शन में आकर के थोड़ा इस तरफ मुड़ गया है, या फिर ये हो सकता है कि वाटर से जब एयर में जाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा ऊपर में ही वाटर है और ये एयर है, तो जब रे ऑफ लाइट इसमें आ रहा है तो ये दूर भाग गया, इसको सीधा जाना चाहिए था। सीधा जो है, मान लीजिए सीधा इस तरह से मूव करता है, लेकिन ये यहाँ पे बेंड हो गया, या तो दूर भाग गया या फिर नजदीक की तरफ आ गया। ठीक है, रे ऑफ लाइट या तो जो उसका पाथ था उससे दूर तरफ, इस लाइन को हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, इस नॉर्मल से नॉर्मल के तरफ मुड़ गया या फिर नॉर्मल से दूर भाग गया। तो ये जो मुड़ने का घटना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए एक चीज, रिफ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? पहले नंबर बात कि दो मीडियम होना चाहिए, डिफरेंट मीडियम, जिससे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाए। दूसरी बात, अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली आएगा, सपोज अगर रे ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली आ रहा है तो ये सीधा ही चला जाएगा, तो ये रे बेंड नहीं होगा। मान लीजिए इधर एयर है और ये वाटर है, तो ये जब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जा रहा है तो इस सरफेस पे अगर परपेंडिकुलरली ये आ रहा है तो ये रे ऑफ लाइट बेंड नहीं होगा। तो ये भी एक कंडीशन है कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता हो तो वो फर्स्ट मीडियम के जो सेपरेटिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी उसका एंगल कुछ में कुछ चेंज होना चाहिए, मतलब कि वो या तो क्या कहते हैं 90 डिग्री से कम होना चाहिए। परपेंडिकुलरली अगर 90 डिग्री आएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्लिकली, मीन्स रे ऑफ लाइट शुड फॉल ऑन द सरफेस ऑब्लिकली, नॉट परपेंडिकुलरली, देन द रे ऑफ लाइट बेंड। मतलब अगर परपेंडिकुलरली रे ऑफ लाइट आएगा तो ये मुड़ेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन तब नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये भी है कि रे ऑफ लाइट शुड फॉल ऑब्लिकली, मीन्स देयर शुड बी लेसर एंगल देन राइट एंगल, 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। 90 डिग्री पे अगर आया इस सेपरेटिंग सरफेस से तो वो क्या कहते हैं सीधा पास हो जाएगा, वो बेंड नहीं होगा। दूसरी बात, क्यों होता है रे ऑफ लाइट बेंड, क्यों होता है? इसका मेन रीजन है
ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड इन द डिफरेंट मीडियम, लाइट refraction happens due to change in speed of light, due to change in speed of light। लाइट के स्पीड चेंज होने के कारण जब वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाता है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, और स्पीड होने के स्पीड के चेंज होने के कारण ही वो बेंड होता है। और हम लोग ठीक है इसमें से ये भी देखेंगे कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कब वो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है और कब वो नॉर्मल से दूर होता है। देखिए जब हम लोग स्पीड, ये लाइट आ रहा है इससे और इस वाटर मीडियम में जब गया, अगर इसका स्पीड डिक्रीज होगा, अगर इस स्पीड जो है लाइट का डिक्रीज होगा तब वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ठीक है, तब वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो, जैसे वाटर से, वाटर में स्पीड जो होता है 2.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है ना। एयर में आपको अप्रोक्सीमेटली जो लेते हैं हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो जब ये एयर से वाटर में जाता है तो स्पीड इसका डिक्रीज हो जाता है और ये डिक्रीज होने के कारण वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। लाइट किधर मुड़ जाता है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। अगर वो स्पीड अगर बढ़े तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है, समझे। तो ऐसे ये चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट causes the bending of ray of light, and if the speed increases it move away from the normal, नॉर्मल से दूर भाग जाता है, and if the speed decreases that it move toward the normal। इस पॉइंट को नोट कर ले, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो है हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे आप बकेट में पानी डालेंगे तो जो बकेट को अगर आप ऊपर से देखते हैं तो जो बकेट का बेस है, बॉटम है, वो थोड़ा उससे ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ेगा। मीन्स जैसे यहाँ पे एक बाल्टी है, ठीक है, और इसमें पानी डाला हुआ है, तो पानी है इसमें डाला हुआ, तो जब आप उसको ऊपर से देखते हैं, ठीक है, जब उसको ऊपर से आप देखते हैं, देखिए ये वाटर में स्पीड कम रहता है, तो अगर यहाँ से सपोज कोई लाइट, रे ऑफ लाइट जा रहा है, वो ये लाइट जा रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे अब वो एयर में जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। और सपोज कोई आदमी अगर इसको देख रहा है, ठीक है, अगर कोई आदमी इसको देख रहा है तो इसको जो है ये रे ऑफ लाइट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये वाले पोर्शन आप इसको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, समझे, ये वाला सरफेस थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ेगा इस तरह। इसको लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है और जबकि लाइट नीचे से आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। जैसे कि एक टब ले लिए, ग्लास या टम्बलर ले ग्लास का, और उसमें आप जो है कॉइन का सिक्का रख दीजिए, और उसको जो आप देखेंगे नीचे से ऊपर से, तो ये सिक्का जो है इसी तरीके से, सपोज यहाँ से जो लाइट है अगर कोई देख रहा है इसको, तो अबे दिखाई पड़ेगा और इस सिक्का कुछ थोड़ा सा सरफेस से उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, है ना। ये सिक्का जो है थोड़ा सा जहाँ पे है उससे ऊपर उठाया दिखाई पड़ता है। जैसे आप तालाब वगैरह में जाइएगा तो अगर पानी साफ है तो आप उसमें देखिएगा कि पानी जितना जो
तालाब का सरफेस जितना नीचे दिख रहा है, एक्चुअली वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ता है। एक्चुअली जहाँ पे जितना गड्ढा आपको दिखाई पड़ता है उससे ज्यादा वो गड्ढा होता है, ठीक है। तो ये मानिए कि ये एग्जाम्पल हुआ। और हम लोग का जैसे कि स्टार को ट्विंकलिंग करते हुए देखते हैं, वो भी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। रिफ्रैक्शन के कारण हम लोग को स्टार ट्विंकल करता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था रिफ्रैक्शन का। इसके बाद है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है? तो पहला तो हम लोग इसमें से फिगर बना लें। मान लीजिए ये एयर से वाटर में लाइट जा रहा है ना, एयर से वाटर में लाइट जा रहा है। तो ये रे ऑफ लाइट सबको यहाँ से जो आया, तो ये हमारा नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। तो सीधा जाना चाहिए था, बट ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। ओके, तो ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हो गया आपको इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रे है इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पे जो एंगल है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो पहला लॉ है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in the same plane। रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी ऐसा ही था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट ये आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये नॉर्मल, ठीक है। ये तीनों एक ही प्लेन में, ठीक है। वर्टिकली आप देखिए यहाँ पे जो प्लेन होगा ये तीनों एक में होगा, ठीक है। दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एन बड़ा जैसा होता है, न्यू हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक कांस्टेंट होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी नोट कर ले। ओके, तो अब हम लोग समझे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है?
Actually, it is the capacity of bending of ray of light. Okay, it is the capacity of bending of rays of light when it go from one medium to other medium. जनरली इट इज, और आज का डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in the medium. सपोज ये यहाँ पे वैक्यूम है और वैक्यूम से एयर में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो स्पीड में चेंज होता है, तो इसका जो रेशियो है, सपोज अगर यहाँ पे इस मीडियम में स्पीड जो है मान लीजिए c है और इस मीडियम में स्पीड मान लीजिए v है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का c/v होगा। जो साइन i अपॉन साइन r हम लोग देखे उससे भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा और ये रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से भी मिलेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये जो बेंड हो रहा है, कितना बेंड होगा, इसकी कैपेसिटी को बेंड होने का। ज़्यादा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ये ज़्यादा बेंड होगा, अगर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ये रे ऑफ लाइट कम बेंड होगा। तो ये बेंड होने का एक तरह से कैपेसिटी है। और हम लोग इसको कैसे निकालते हैं? तो स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर। जनरली वैक्यूम और स्पीड में जो लाइट, वैक्यूम और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो लगभग बराबर माना जाता है। इसीलिए जो एयर और वाटर का, एयर वैक्यूम से जब एयर में लाइट जाता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो इसका वैल्यू लगभग हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। अगर और कभी कभी 1.33 भी लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो है किसी भी मतलब स्पीड ऑफ लाइट का, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे। एक हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आ रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी वैक्यूम अपॉन जैसे एयर का निकाल रहे हैं तो वैक्यूम अपॉन ग्लास का निकाल रहे हैं, तो ये एयर का और ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। मीन्स अगर आप यहाँ पे ऊपर में c जो है स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर लेते हैं, वैक्यूम लेते हैं, और ये स्पीड ऑफ लाइट इन हम लोग द मीडियम इन द मीडियम लेते हैं, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया आपका वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
क्या है, ऑफ द मीडियम है। जनरल ज़्यादातर टाइम में वैक्यूम में स्पीड और एयर में स्पीड हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, जब मान लीजिए कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है या ग्लास का निकालना है, तो हम लोग ये स्पीड ले लेते हैं, एयर का स्पीड भी लेके काम करते हैं, ठीक है। तो लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। इसको नोट करें। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग अभी समझेंगे। अब है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सपोज एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लीजिए हम लोग इस तरह से मानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो c बाय स्पीड इन एयर। और अगर वाटर स्पीड ऑफ, मतलब एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये, और अगर हम लोग बोले वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यू ले लीजिए, यहाँ जी ले लीजिए। तो हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it is the ratio of refractive index of the two मीडियम। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर फाइंड कर रहे हैं, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रेशियो होगा। ये म्यू सिंबल है, इस तरह से म्यू लिखेंगे, पाई के साथ थोड़ा सा इसमें अंतर है, एक बड़ा और एक छोटा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और वाटर का ये हो गया। अब हम लोग देखिए इसको स्पीड ऑफ लाइट के व्यू से सोचेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका वैल्यू क्या है, C/VA, और इस वाले का C/ क्या होगा, अगर हम लोग बोले ग्लास का, यहाँ पे ग्लास का बोले तो वाटर का बोले, वाटर का यहाँ भी वाटर भी दीजिए, और ग्लास का अगर इस तरह से हम लोग दें तो ग्लास के लिए मान लीजिए C/स्पीड इन ग्लास, तो यहाँ पे C/स्पीड इन वाटर। तो इसका कैलकुलेशन देखिए क्या होगा, यहाँ पे C/स्पीड इन एयर, और इसका रेसिप्रोकल VW/V, CC कैंसिल, स्पीड इन वाटर अपॉन स्पीड इन एयर। तो एयर का वाटर रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ एयर इन डिनोमिनेटर हो गया, स्पीड ऑफ वाटर इन न्यूमरेटर। तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाल सकते हैं बाय स्पीड ऑफ लाइट से भी। अगर हम लोग
एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, और अगर एयर का वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये यहाँ पे उलट जाएगा। स्पीड ऑफ एयर ऊपर चला जाएगा और स्पीड ऑफ वाटर बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें कैसे इसको पढ़ेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, इसको और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर इनटू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर, तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे वी डब्ल्यू अपॉन वी ए इंटू वी ए अपॉन वी डब्ल्यू, फिर कैंसिल होके हम लोग का 1 आ जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जैसे एयर और वाटर के रिस्पेक्ट में, और वाटर और एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ये निकालते हैं तो इस तरह से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और भी है, तो हम लोग अगर इसमें से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2-3 मीडियम का है, मान लीजिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू वाटर है, फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू एयर है, वाटर टू ग्लास है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, मान लीजिए ग्लास टू एयर है। तो इसका क्या होगा, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर का स्पीड ऊपर में अपॉन स्पीड ऑफ एयर, यहाँ पे स्पीड ऑफ जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं उसका ऊपर जाता है स्पीड जी बाय स्पीड डब्ल्यू इनको यहाँ पे वी ए अपॉन वी जी। तो क्या होगा, देखिए ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू, मान लीजिए जितना भी मीडियम है, अगर 2-3 मीडियम है और उसमें से 2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तीसरा का रिस्पेक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए एयर टू वाटर दिया, वाटर टू ग्लास दिया, ग्लास टू एयर फाइंड करना है, तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए। इसमें एक और चीज है कि अब हम लोग ना दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। सपोज अगर इस लाइट इधर से आ रहा हो और यहाँ पे एक कॉइन है बॉटम में, और ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बॉटम में कॉइन है और ये थोड़ा ऊपर ऊपर उठा हुआ लग रहा है, ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट है तो यहाँ पे ये जो डेप्थ होता है, तो मान लीजिए ये वाटर है और ये एयर है, और ये जो डेप्थ है रियल में, इसको हम लोग, ये जो हाइट है, इस हाइट को हम लोग एपरेंट हाइट बोलेंगे, और ये जो हाइट है इसको हम लोग रियल हाइट बोलेंगे, ठीक है। तो रियल हाइट और एपरेंट हाइट, ठीक है, रियल हाइट और एपरेंट हाइट के रेशियो से भी हम लोग फाइंड करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा, वाटर टू एयर है, तो रियल डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ मतलब जैसे कि ये जो है ऊपर से अगर आप देख रहे हैं तो जहां पे दिख रहा है उस डेप्थ को, इस सरफेस से नीचे, इसको कहेंगे रियल एपरेंट डेप्थ, मतलब कि जो दिख रहा है वो गहराई, और उसका जो सचमुच में जितना नीचे तक वो रियल में है उस डेप्थ को रियल डेप्थ कहते हैं। तो इसके अनुसार भी आप
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।